2026 में क्या होने वाला है, क्या जनरल प्रेडिक्शंस है। कोई बड़ा नेता और कोई बड़ा आध्यात्मिक गुरु एक्सपोज होने की संभावना है। 2026 में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं कि स्पिरिचुअली हम क्या गॉड से ऊपर जा सकते हैं। आपको बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स और फाइट्स तो हिंदू मुस्लिम पे अभी होगा और उस टॉपिक पे आते हैं जो जेनजी का फेवरेट होता है, लव एंड रिलेशनशिप। वशीकरण करा दो मैम, और ब्रेकअप के लिए मैम उसका इससे हटा दो मैम, इसका उससे जुड़ा दो मैम। एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी जो होता है वो बहुत दर्दनाक होता है। ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है और वो धीरे धीरे खून चूसते चूसते आपको बेड रिडन कर ही देगा। हमारा जो नेम है, कुछ लेटर्स को बदलने से शायद जिंदगी बदल सकती है हमारी। फैक्ट। नमस्कार, द CG07 पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी गेस्ट हैं भिलाई की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर खुशबू मिश्रा जी। इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं साल 2026 की एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस के बारे में। इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि आपकी राशि और आपके मूलांक के हिसाब से आपका ये साल कैसा जाने वाला है। और तो और हमने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी बात की है कि आप और ज्यादा स्पिरिचुअल कैसे हो सकते हो। और तो और हमने एक ऐसे डार्क टॉपिक को डिस्कस किया जिसमें बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं, दैट इज ब्लैक मैजिक या फिर काला जादू। तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। खुशबू मैम, वेलकम टू द CG07 पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच कि आप अपना टाइम निकाल के इस पॉडकास्ट में आए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैम, जिस तरीके से 2025 चल रहा है, ख़त्म होने वाला है, तो सबको दो ही चीज़ हाथ लगी है, जिसको बोलते हैं दुख और डिसअपॉइंटमेंट। अब क्योंकि 2026 आने में सिर्फ एक महीना बचा है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि 2025 अच्छा नहीं गया है, तो ऑब्वियसली 2026 से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2026 कैसा रहेगा ओवरऑल, 2026 में क्या होने वाला है, क्या जनरल प्रेडिक्शंस है, कुछ अगर इस बारे में आप बता सको। डेफिनेटली देखिए, हर दुख के बाद सुख आना तो तय होता है। तो अगर 2025 बहुत दुखद रहा है तो ऑब्वियसली 2026 में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो विशेष तौर पे 4 ग्रहों का गोचर रहने वाला है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो शनि का मीन राशि में प्रवेश होने वाला है, जिसके कारण बहुत सारे जुडिशरी चेंजेस आने वाले हैं। और जो वाटर सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, ये सारी चीज़ों में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। हाँ, कुछ घटनाएं होने की भी संभावना है शनि के मीन राशि में जाने के कारण, जैसे कि पानी से रिलेटेड घटना, आप साइक्लोन, फ्लड, ये सब चीज़ें होने की संभावनाएं हैं। और शनि का मीन में गोचर होने से आध्यात्मिक जगत के कुछ गुरु हैं, कुछ विशेष तौर पे इन लोग बहुत ज़्यादा चर्चा में आने वाले हैं। मैं बोल नहीं सकती कि पॉजिटिवली एक्सपोज होने वाले क्या? बोल सकते हो। इवन उनके संस्था और कोई बड़ा नेता और कोई बड़ा आध्यात्मिक गुरु एक्सपोज होने की संभावना है इस गोचर के कुछ तो बड़ा होने वाला है मतलब। डेफिनेटली। ओके। और दूसरी चीज़ है कि दूसरा जो विशेष गोचर हो रहा है वो है गुरु का वृषभ राशि में प्रवेश होना, जिसके कारण हमारे इकोनॉमी में स्टीडी ग्रोथ हमको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें संभावित घटनाएं हैं कि शेयर बाज़ार में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। दूसरी चीज़ है कि एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री, आयुर्वेदा, फार्मा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की तरफ जाने वाली हैं। तो यस, यूथ के लिए ये साल बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लाएगा, जिसके बारे में हम आगे विशेष चर्चा करेंगे। और अगर आप पूछें तो एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा देखने को अपने को मिलेगा, ठीक है। और तीसरा जो विशेष गोचर है वो है राहु केतु का प्रभाव। राहु भी मीन राशि में जा रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण भ्रम, विवाद और आकस्मिक घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। राहु का बेसिकली काम रहता है जैसे कि सोशल मीडिया से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को हमें मिलेंगे। रिलीजियस ग्रुप्स में आप आजकल देख रहे हैं कि सनातन और ये सब इतने फ्री हैं ये कि आपको बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स और फाइट्स तो हिंदू सोशल मीडिया मुस्लिम पे अभी होगा देखने को और मिलेंगे। हिंदू मुस्लिम और अभी तो बड़े चालू बड़े- होगा। चालू होगा। अभी तो चालू होगा, ठीक है, ओके। ठीक है। और राहु का मीन में बैठकर आध्यात्मिकता की तरफ विशेष रुझान रहता है। तो यंगस्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अभी आध्यात्मिकता की ओर जाएंगे।
क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव जो यूथ में हुआ है वो ये हुआ है कि यूथ अब समाज के हिसाब से या माँ बाप के हिसाब से नहीं सोचती है। आजकल की यूथ ये सोचती है कि उनको खुश कैसे रहना है, और ख़ुद को खुश रखने के लिए वो सेल्फ अवेयरनेस में, कॉन्शियसनेस में और बहुत ज़्यादा ध्यान, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आप लोग को डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा यूथ में। हाँ, एक थोड़ा सा बैड न्यूज़ ये है कि मंगल का जो गोचर हो रहा है, तो मंगल का विशेष गोचर के कारण आक्रामक स्थिति बन सकती है। जैसे कि बॉर्डर में पिछले बार आपने देखा था कि जो जंग का माहौल बना था, जो सेफ्टी के लिए लेके प्रिकॉशंस हुए थे, वैसा ही एक स्ट्रेस का माहौल बन सकता है। और देश के किसी बड़े क्षेत्र में दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा, ओके, फायर एलिमेंट के कारण, फिर फायर दुर्घटना वाला एलिमेंट के कारण, बट एट द सेम टाइम मीन राशि में लेकिन घुसने के कारण, गोचर होने के कारण वाटर का भी बहुत ज़्यादा इस साल, जैसे कि मैंने आपको बोला कि फ्लड, साइक्लोन्स, ये सब देखने भी मिलेंगे। तो आप बोल सकते हो कि मंगल का प्रभाव तो रहेगा ही, लेकिन वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट दोनों का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। ओके। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो 2026 के मेजर प्रेडिक्शंस में ये है कि मेडिटेशन, योगा सेक्टर, आयुर्वेदा, सनातन, ये सब में सबसे ज़्यादा विशेष बढ़ोतरी होगी। और अगर मौसम के बारे में हम बात करें तो यही साइक्लोन्स, फ्लड्स और कुछ इस तरह की गतिविधि हमें देखने को मिल सकती हैं। और अगर हम लोग बिज़नेस के सेक्टर के बारे में बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करें, तो गोल्ड, फार्मा, ब्यूटी, सेलो इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री और एआई, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से 2026 में तो बढ़ने सोना, वाली है। जैसे 2025 का भी एंड चल रहा है, तो सोना तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो 2026 में और बढ़ने की संभावना है। डेफिनेटली, ओके, डेफिनेटली। तो सुन लो हाँ, भाई सब। अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लैंड पे, क्योंकि मंगल का भी गोचर होने वाला है, और सोने पे डेफिनेटली आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आगे हम विशेष चर्चा करेंगे कि किस राशि को इन्वेस्टमेंट्स फ्रूटफुल है और किसको नहीं है। और इनोवेशन का और क्रिएटिविटी का साल होने वाला है 2026, और वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बहुत बड़ा हिस्टोरिकल चेंज आने वाला है। मतलब एक नया इतिहास रचने वाला है। और सेम एस्पेक्ट पे जो जुडिशरी सिस्टम है, कानून है, उसमें बहुत सारे नए बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे वाटर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर बहुत ज़्यादा अपने नए रूल्स और रेगुलेशंस के साथ, कुछ नए इनोवेशंस के साथ सामने आएगा, ताकि आने वाली बीमारियों को, डिसीज़ को, वायरस को रोका जा सके। तो ये सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा जागरूकता आने वाली है। ओके, तो मैम ये तो हो गए जनरल प्रेडिक्शंस कि देश दुनिया में 2026 में किस तरीके की चीज़ें चलेंगी और किस तरीके के सेक्टर्स बढ़ेंगी, और गोल्ड का आप बता रहे हो कि जी। गोल्ड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक जाते हैं, एक स्टेप और अंदर जाते हैं और उस टॉपिक पे आते हैं जो जेनजी का फेवरेट होता है, लव एंड Okay. रिलेशनशिप, है ना। बहुत फेवरेट होता है। तो- मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं अपने ऑफिस में बैठती हूँ तो ये जेनजीस से मैं बाहर आ पाती हूँ, तो मैं एक्चुअल प्रॉब्लम लोगों का सॉल्व कर पाती हूँ। मतलब दे आर लाइक फ्लडेड विथ वशीकरण करा दो मैम, और ब्रेकअप के लिए कुछ कर दो मैम, उसका इससे हटा दो मैम, इसका उससे जुड़ा दो मैम। तो यस, जेनजी बहुत ज़्यादा अभी डेप्थ में है इन चीज़ों के। तो ये साल फिर कैसा रहने वाला है, जो सिंगल्स हैं उनके लिए, जो कपल्स हैं, जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा ओवरऑल मैं ये आपको साल? बताती हूँ कि क्योंकि जेनजी यूथ बहुत ज़्यादा अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, करेक्ट। सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा उनमें जागरूकता है, तो अब उनमें समझ भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो पिछले साल, उसके पिछले साल आप लोगों ने सुना कि 5 तरह के रिलेशनशिप्स होने लगे हैं आजकल, सिचुएशनशिप, वन साइडेड और वॉटेवर, जितनी सारी चीज़ें होने लगी हैं। सिचुएशनशिप तो ऑन टॉप। ऑन टॉप, तो इन सब चीज़ों का अंत 2026 में हमें देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये 2026 इमोशनल हीलिंग का साल होने वाला है। मतलब जो भी जेनजीज बोल लो, लवर्स बोल लो,
ये जो अपने पास्ट ट्रॉमास जो इनको हैं, ब्रेकअप से मिले हैं, हुकअप से मिले हैं, अट्रैक्शन से मिले हैं, ना मिल पाने से मिले हैं, उन सब से ये निकलेंगे बाहर, क्योंकि ये इमोशनल हीलिंग का साल होने वाला है। क्योंकि शनि मीन में आते ही लोग इमोशनली मैच्योर होने लगते हैं, तो पुराने घाव, पास्ट ट्रॉमा, कार्मिक पैटर्न्स रिलीज होंगे लोगों दिल के। टूटे आशिक अब दिल टूटे नहीं रहेंगे, ठीक हो जाएंगे वो। हाँ, और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का अंत होगा। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि टॉक्सिक रिलेशनशिप एक्चुअली कुछ नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कार्मिक पैटर्न होता है जिसको आपको झेलना ही होता है, उतना हार्ट ब्रेक आपको झेलना ही होता है। तो हाँ, ये साल 2026 लोग उन चीज़ों से निकल जाएंगे। हाँ, जो जो लोग जाना चाहते हैं लव रिलेशनशिप में, उनके लिए जो बेस्ट टाइम होने वाला है वो होने वाला है जनवरी टू जून। ठीक है, इसमें पुराने रिश्तों की परीक्षा, मतलब एक्स का वापस आना भी है, ठीक है, और नए रिलेशनशिप्स में इंडल्ज हो जाना भी है। और जुलाई ऑनवर्ड्स जो पहले से कमिटेड हैं लॉयल्टी रिलेशनशिप्स में, उनको बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिलेगी और कमिटमेंट्स बढ़ेंगे। तो ये है। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा साल है। और विशेष तौर पे जुलाई से सितंबर मैरिज करने के लिए, लव मैरिज करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। और हाँ, ब्रेकअप्स भी होंगे, सिर्फ तो ये भी पैचअप होने थोड़ी वाला है, ऐसे होंगे। पैचअप नहीं होगा। जब केतु अपना काम करेगा तो वो एक्सपोज करेगा ही। तो केतु के गोचर में चलने से ब्रेकअप्स भी होंगे, क्योंकि एक्सपोज होंगे लोग। लेकिन ये ब्रेकअप्स, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये कार्मिक क्लेंजिंग होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राहु मीन राशि में रिश्तों को बहुत ड्रीमी बनाता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, और केतु कन्या में जाते ही एक्सपोज करता है, रियलिटी दिखाता है। तो ये काफ़ी बैलेंस्ड साल होगा। और हाँ, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंडल्ज्ड हैं, उन लोग के लिए ये साल अपने सोलमेट को ढूंढने के लिए, अपने कार्मिक पार्टनर को ढूंढने के लिए, अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढने के लिए बहुत ही बेहतरीन साल होने वाला है। मतलब इफ़ दे रियली वांट, दे विल गेट। ओके, यस। तो मैम ये तो जेंजी का एक साइड हो गया कि लव रिलेशनशिप वाले, बट कुछ लोग होते हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड भी होते हैं, और सिर्फ जेंजी ही नहीं, सारे जनरेशन्स होते हैं। हमारा पूरा यूथ है, जो ओल्ड एज लोग हैं वो भी करियर ओरिएंटेड रहते हैं। तो उनके लिए क्या है ये साल, क्या लेके आ रहा है करियर वाइज? ओके, करियर में इस साल 2026 में लोगों को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। मतलब ये उनके लिए नेगेटिव साल तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैं करियर वाइज बात करूँ तो गुरु का वृषभ में आना धन का अवसर और एक्सपेंशन का अवसर लेके आता है। तो जॉब बदलने के लिए बेस्ट विंडो जो होने वाली है वो होने वाली है फरवरी टू अप्रैल होने वाली है। और अगस्त टू अक्टूबर आप जॉब चेंज करने के लिए आंख बंद करके डिसीजन ले सकते हो। और इन महीनों में आपको प्रमोशंस, जॉब स्विच या विदेशी नौकरी का अगर आपको अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो डेफिनेटली आपको ग्रैब करना चाहिए। और बिज़नेस वालों के लिए तो ये बूमिंग पीरियड होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ सेक्टर्स हैं स्पेशली जो बूम करेंगे ही करेंगे, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, जिसमें है आपका हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, ओके, एंड एजुकेशन, ऑनलाइन सेक्टर, ब्यूटी, फैशन, रियल स्टेट, फूड एंड फार्मा, वेलनेस और डिजिटल मार्केटिंग, एआई। ये सारी चीज़ों को इस बिज़नेस में अगर कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है, नए जेनजीस नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनको इस सेक्टर में आगे जाना चाहिए। मैम अब और थोड़ा सा स्पेसिफिक जाते हैं, ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो ये जान पाए कि पर्सनली उनके साथ इस साल में क्या होने वाला है। तो इसको अपन दो तरीके से समझ लेंगे। पहला है आपका राशि, जो इंसान की राशि होती है, और एक मूलांक। तो पहला पूरा राशि पे बात करते हैं। उससे भी पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, अब जनरली जैसे मेरे को घर वालों ने ये बताया कि नाम के हिसाब से राशि होती है, कि मेरा नाम अगर स से है तो ये राशि, डी से है तो ये राशि, और पी से है तो ये राशि। बट कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से भी राशि होती है, और लग्न की भी कुछ बातें होती है। तो एग्जैक्टली ये राशि को डिफाइन कैसे करें हम? देखिए, आपने तो सिर्फ अपने घर में सुना है, लेकिन मेरे पास मतलब 100 में से
80 लोग कंफ्यूज होके आते हैं कि मेरी राशि क्या है। लोग हवन करवा लेते हैं, गलत राशि बता देते हैं, गलत चीज़ें बता देते हैं। तो जो एक्चुअल राशि आपको फॉलो करनी चाहिए वो होती है लग्न की राशि। मतलब कि जब आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम से जो लग्न की कुंडली बनती है उससे जो राशि निकलती है वो आपकी मेन राशि होती है, जो थ्रू आउट द लाइफ आपको फॉलो करनी चाहिए। नाम के हिसाब से अगर आप राशि और उसके पीछे जाओगे तो आपके नाम के तो और सा नाम के, चा नाम के तो हज़ारों लाखों लोग हैं, लेकिन उनकी कुंडली में और आपकी कुंडली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। तो आप मतलब वो जो न्यूज़पेपर्स में आते हैं कि इसके हिसाब से, नाम के हिसाब से आप प्रेडिक्शन देखें, दैट इज़ ऑल रॉन्ग। वो जनरल प्रेडिक्शंस होते हैं और उनमें ऐसी बातें लिखी रहती है जो किसी न किसी के साथ घटना ही है, घटेंगी। तो मेरा बहुत जनरल रहता है सजेशन ना, वो सभी को सच लगता है। मेरा सजेशन यही है कि अपनी कुंडली और लग्न के हिसाब से ही आप नाम और राशि को फॉलो करें। तो नाम की राशि और कुंडली की राशि दोनों सेम भी हो सकती है? हाँ, सेम हो सकती है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि प्रॉपर राशि वाइज 2026 के प्रेडिक्शंस कैसे होने वाले हैं, क्योंकि एक इंसान है तो कोई ना कोई राशि उसकी होगी, तो वो देख लेगा कि उसका साल कैसा जाने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो पहली राशि है मेष राशि, तो इसका कैसा जाने वाला है? देखिए, मेष राशि के लिए करियर वाइज अगर हम लोग देखें तो प्रमोशन के लिए अगर वो अभी तक वेट कर रहे थे कि मेरा जॉब प्रमोशन नहीं हुआ है, डेजिग्नेशन प्रमोशन नहीं हुआ है, तो प्रमोशन के एस्पेक्ट से ये साल उनके लिए बहुत प्लस रहने वाला है। अगर आप चाह रहे हैं जॉब चेंज करना, मेष राशि वाले, तो जॉब चेंज करने का ये बेस्ट टाइम होगा। अगर बिज़नेस करने वाले अपने बिज़नेस, दुकान को, अपने काम को, अपने सर्विस को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो शेयर मार्केट पे हो, लैंड पे हो, गोल्ड पे हो, ये गेन पे ही जाएगा, ये लॉस पे बिल्कुल नहीं जाएगा। रिलेशनशिप की अगर अपन बात करें तो इनके जो पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो क्लियर होंगी और नई शुरुआत और सफलता के लिए बहुत अच्छा साल है। ओके, तो मतलब बल्ले बल्ले है मेष राशि की तो पूरी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। चलो, तो सेकंड राशि हमारी है वृषभ राशि, इसका क्या होने वाला है? जैसे कि गुरु वृषभ में गोचर करने वाले हैं इस साल, तो गुरु की कृपा तो इन पे रहेगी ही, जिसके कारण इनका ये जो साल है ये वन ऑफ द लकी ईयर होने वाला है इनके लिए। मतलब किस्मत बहुत साथ देगी इनकी। ओके। ठीक है। मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो वेल्थ का ग्रोथ है इनको, ठीक है, और लग्जरी ग्रोथ ज़्यादा है। मतलब कि कार परचेस करेंगे, लैंड परचेस करेंगे, कुछ इंटीरियर के महंगे चीज़ें, कॉस्मेटिक्स, एक्सपेंसिव चीज़ें, सुंदरता वाली चीज़ें, तो लग्जरी गेंस के लिए बहुत अच्छा इनका रहेगा इन्वेस्टमेंट। और रिलेशनशिप में ऐसा है कि ये लोग नए रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगे, मे बी न्यू अट्रैक्शंस, न्यू हुकअप्स, तो उसके लिए ये राशि बहुत अच्छी है। और जिन लोग शादी करना चाह रहे हैं उनके लिए शादी का योग बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो प्रोस्पेरिटी, मैरिज और फेम के लिए ये साल बहुत बेहतरीन होने वाला है। ओके, अब चलते हैं तीसरी राशि की तरफ, जो कि है मिथुन राशि। ओके, मिथुन राशि वालों के लिए करियर एस्पेक्ट से कोई नया काम आएगा, नए प्रोजेक्ट्स आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली विदेश से इनको मे बी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम या जॉब की अपॉर्चुनिटी इनको डेफिनेटली आएंगी। और इनको अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉस तो नहीं होगा, लेकिन मॉडरेट गेन्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके एक्सपेंस ज़्यादा होने वाले हैं इस साल। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कन्फ्यूजन भी रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम क्लैरिटी भी मिलेगी। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि इनके ब्रेकअप्स होंगे, लेकिन कन्फ्यूजन क्लैरिटी करके ये साल इनका खिंच जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं चौथी राशि की तरफ, कर्क राशि। इसमें मैं पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मेरी खुद की राशि है। ओके, तो क्या होने वाला है मेरे साथ? कर्क सुनने में कितना खराब लगता है ना, कैंसर। तो मेरे साथ क्या होगा इस साल? देखिए, जॉब में आप अगर ऑलरेडी हो तो आप उस पद पे जाओगे जो कि आपको और अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है, और आपको अपने लाइफ में अभी बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे जो कि आप खुद लाएंगे, ठीक है।
मनी के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो लैंड पे और रियल स्टेट पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत बड़ा गेन मिल सकता है कर्क राशि वालों को। और रिलेशनशिप की अगर बात करूँ तो अगर पहले से है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का साल होने वाला है ये। मतलब कि कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आपको क्लैरिटी रहेगी, आपको पता है कि मुझे इसके साथ गो विद द फ्लो होना है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का टाइम रहेगा। और जो लोग मैरिड हैं और बेबी प्लान कर रहे हैं तो उन पे स्पेशली चाइल्ड ब्लेसिंग रहेगी इस साल। तो ये फैमिली ग्रोथ का और स्टेबिलिटी का बहुत अच्छा साल है उनके लिए। ओके, तो जमीन अमीन इस साल खरीद सकते हैं अपन? बिल्कुल खरीदिए, आप मुझे भी खरीद के दीजिए। ठीक है, तो फिफ्थ राशि की तरफ चलते हैं, सिंह राशि। इनका कैसा होने वाला है? इनका करियर ऐसा होने वाला है कि इन्हें बार बार लगेगा कि मैं छोड़ दूँ क्या जॉब, छोड़ दूँ क्या जॉब, ये बिज़नेस छोड़ दूँ क्या। तो उनको छोड़ देना चाहिए। छोड़ रीज़न देना ये है चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उनका इंट्यूशन बहुत सही काम करेगा। ओके। और उनको अगर लगता है छोड़ देना चाहिए तो वो इसलिए क्योंकि एक नई स्टार्ट होगी फॉर अ न्यू जॉब और फॉर अ न्यू बिजनेस। और अगर इनके मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इनका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना अभी बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। या किसी मतलब जहाँ अपन पैसे एक का दो, दो का चार कर सके, तो वैसे फाइनेंस में इन्वेस्ट करना इनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। रिलेशनशिप की बात करूँ अगर, तो ये कमिटेड होंगे इस साल, और अगर कमिटेड हैं तो इनकी मैरिज होगी। तो ओवरऑल ये लव सक्सेस और रिकॉग्निशन का टाइम होने वाला है उनके लिए। चलेगा, बढ़िया है, बढ़िया है। सभी का बढ़िया ही जा रहा है, मतलब बढ़िया, राशि साल ही बढ़िया है साल ही ना। बढ़िया है। ठीक है, अब सिक्स्थ राशि की तरफ चलते हैं, कन्या राशि। इनका कैसा रहेगा सब? करियर वाइज इनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा, और रिजल्ट उसके बाद भी देर से आएगा। तो उनको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। रिज़ल्ट तो गारंटीड है कि दिल गेट द सक्सेस, लेकिन थोड़ा स्टीडी और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके इनको जाना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगी कि इन्वेस्टमेंट कम करें, क्योंकि आपका एक्सपेंस ज़्यादा होने वाला है, तो सेविंग ज़्यादा करें आप, है ना। और अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो बोलते हैं ना कि मतलब उनको कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा रिलेशनशिप में अपने आप को प्रूफ करने के लिए। तो ये हार्ड वर्क और एक कर्मा क्लेंजिंग का साल होने वाला है। ओके, अब चलते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि के जातकों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, करियर वाइज इनके लिए ना जो पार्टनरशिप के बिजनेस होते हैं, जैसे आप किसी के साथ पार्टनरशिप डीड में आके अगर बिजनेस करें तो पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर बिजनेस ग्रो करना है इनको, या नया बिजनेस करना है, या एक का दो बनाना है, तो उसके लिए आप वेट मत कीजिए, 2026 में ही आपको वो करना चाहिए। और अगर पैसे का बात करूँ तो उनकी स्टेबल इनकम रहेगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा वो ग्रो करेंगे और बहुत ज़्यादा इनकम रहेगी, स्टेबल इनकम रहेगी, लॉस नहीं होगा। अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो मैरिज की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, और जो इन्होंने इमोशन इन्वेस्टमेंट किया है अपने रिलेशनशिप में, वो इनको अब रिटर्न मिलेगा। तो आ, इनके लिए एक ही चीज़ है कि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करिए, वो बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा आप लोग के लिए। ओके, एक चीज मैं सब में कॉमन ये देख रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट का साल ये अच्छा है सबके लिए, अच्छा मतलब है, पैसा वैसा लगा क्योंकि सकते हैं। अपन ने जैसे कि बात की प्रीवियसली कि 2026 बिजनेस के लिए और उन सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप अभी जेनजी को देखो या जेनजी को फॉलो करते हुए पुराने लोगों को देखो, तो ऑलमोस्ट सारे लोग वो बिज़नेस कर ही रहे हैं। तो जब, जैसे मैं शुरुआत में जो बात बोली, मैं अभी भी वही बात बोलूँगी कि ऑब्वियसली वही राशि वाले हैं, ये वही जेनजीज हैं और ये वही फॉलोअर्स हैं, तो अल्टीमेटली तो जॉब और बिजनेस को बढ़ना ही है। ओके, इन्वेस्टमेंट्स पॉजिटिव होंगी ही। ठीक है। तो अब बारी है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। जी, तो इनके साथ क्या होने वाला है? इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि करियर वाइज इनको जैसे सडन गेन्स होते हैं, लॉटरी निकल गई, कहीं से रुका हुआ कुछ बड़ा पैसा मिल गया जहाँ से पता ही नहीं था पैसा आने वाला है, या समझ रहे हो कहीं कुछ कूपन निकल गया, तो सडन गेन्स होने के चांसेस इनको बहुत ज़्यादा हैं।
और कुछ ऐसे छुपे हुए अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलेंगी जैसे कि जो कि इनका करियर ही चेंज कर देंगी। तो ये चीज़ों के लिए अगर मैं मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जैसे कि इतने टाइम से बोनस नहीं मिल रहा था तो अचानक रुका हुआ बोनस सडन मिलेगा गेन्स इनको, सडन गेन्स, यस। और रिलेशनशिप में मैं बोलूँ तो ये इंटेंस लव में घुसेंगे, इंटेंस लव में घुसेंगे और मतलब इमोशनल हीलिंग करेंगे। ये साल उनका वैसे ही मतलब प्यार को लेके काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे वो। और अगर ओवरऑल बोलूँ तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है इनका। ओके, तो अगर मेरे को लॉटरी में पैसा लगाना है तो मेरे को ऐसा दोस्त ढूंढना पड़ेगा जिसकी राशि स्कॉर्पियो है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो अब बारी है। प्रोबेबिलिटी बढ़ हाँ, जाएगी। प्रोबेबिलिटी तो बढ़ेगी, मतलब 2-4 दोस्त ढूंढ लूंगा तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा और हो जाएगी। ठीक है, तो अब है धनु राशि। जी, तो धनु राशि के जातकों के लिए इनका करियर वाइज जॉब चेंज होने का बहुत ज़्यादा चांस है और प्रमोशन तो डेफिनेटली होगा इनका। और मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो इनकी कमाई अच्छी होगी और सेविंग और ग्रोथ भी होगा। और रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो इनका स्ट्रॉन्ग मैरिज का योग रहेगा इस साल। और ओवरऑल मैरिज लक बहुत अच्छा रहेगा, मतलब जिनसे भी ये विवाह करे उनका भी लक फैक्टर इनके लिए 2026 में बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। ओके, ठीक है। अब चलते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि वालों के लिए क्या अच्छा होने वाला है, क्योंकि सब अच्छा ही हो रहा है सबके लिए, इनके लिए भी अच्छा ही होगा। करियर वाइज देखिए इनको ऐसा डेजिग्नेशन और ऐसा अपने आप को स्किलफुल करना है कि ये लीड करें, ये लीडर बने। इनको एक ही चीज़ इस साल ग्रोथ दिला सकती है, इनकी लीडरशिप क्वालिटी। तो इनको उस पे काम करना चाहिए और हायर जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे इन्हें अच्छा संबंध बना के रखना चाहिए क्योंकि उनसे इनको अच्छा गेन होने की संभावना है। ठीक है, अगर मैं मनी में इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो रियल एस्टेट अगेन उस पे अगर ये इन्वेस्ट करें पैसा तो तो सभी लगा लो इस बार। बेनिफिट्स मिलेंगे। और रिलेशनशिप की बात करूँ तो इनकी पास्ट रिलेशनशिप रिजॉल्व होंगे और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। तो ये इनका जो साल है वो पावर और पोजीशन का रहने वाला है। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारी सेकंड लास्ट राशि की तरफ, यानी कि कुंभ राशि। जी, तो उनके साथ क्या होगा इस बार? देखिए इनके करियर में अभी टेस्टिंग पीरियड चलेगा, मतलब दे हैव टू गिव एग्ज़ाम, दे हैव टू गेट पास, तभी उनको उनका रिज़ल्ट मिलेगा। मतलब उनको एफ़र्ट डालना है, एग्ज़ाम देना है, मतलब काफ़ी कार्मिक टाइप का इनका ये पहली गुजरने राशि वाला जिसमें है। देख रहा हूँ कि थोड़ा मेहनत करना है, थोड़ा बाकी सबको मेहनत तो मिल ज़्यादा रहा है इनको और इनको पैसा और इन्वेस्टमेंट में भी धीरे धीरे ही गेन मिलेगा, स्लो है। और बस ये है कि रिलेशनशिप वाइज क्लैरिटी मिलेगी और एक नया पार्टनर मिलने की संभावना है इनको। तो ये बस एक अच्छा पॉइंट है इनके लिए। थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि इनको भी लॉस है या कोई ऐसा वो नेगेटिव ना हो, लेकिन बस परीक्षाएं ज़्यादा हैं और थोड़ा मॉडरेट ग्रोथ है। ठीक है, तो अब लास्ट राशि बची है हमारी जो कि है मीन राशि। तो मीन राशि वालों को किस चीज़ का ध्यान रखना है और क्या? अगेन मीन राशि में सैटर्न का ट्रांजिट है, तो सैटर्न मतलब आप समझ रहे हो कि वो मेहनत ज़्यादा कराएगा क्योंकि शनि जजमेंटल होता है, कर्म देखता है। तो ये साल जो है वो मेहनत ज़्यादा कराएगा इन राशि वालों को और रिजल्ट लेट देगा बट परमानेंट देगा। ठीक है, और इनका जो कैश फ्लो है वो अनस्टेबल रहने वाला है। और रिलेशनशिप अगर मैं बोलूँ तो कार्मिक रिलेशनशिप का क्लोजर होगा, मतलब जो भी इनके पार्टनर थे उनके साथ जितना समय इनको तय करना था या रहना था उतना ही रहने के बाद अब उसका क्लोजर होने का समय है। तो मतलब गुड एंडिंग बोल सकते हो आप, हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग बोल सकते हो क्योंकि वो इतने समझदार होंगे अगर वो कार्मिक पार्टनर्स है तो, कि उनको समझ में आएगा कि जो होना है वो किसी बेहतर उद्देश्य के लिए होना है। तो ये समझ के वो इसे क्लोज करेंगे। परफेक्ट। तो मैम ये तो हो गई राशि की बात, हमने देख लिया कि 12 राशि होती है और 12 राशि के हिसाब से सबका कैसा ये साल जाने वाला है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे फैक्टर की तरफ जो कि है मूलांक। अब मूलांक जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं भी पता होता है कि 1 से 9 तक होते हैं, बट लोगों को ये नहीं पता होता कि वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है मूलांक का, तो थोड़ा सा वो बता सकते? बेसिकली तो देखिए डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर निकाला जाता है और बेसिकली जो डीओबी और लाइफ पाथ नंबर होता है
इसके वाइब्रेशन सेम होने चाहिए। नंबर्स क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी होती है। जब वो वाइब्रेशन सेम बैठते हैं तो आपके लिए वो नाम या वो नंबर काम करने चालू करते हैं। तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट यही काम करता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके लाइफ पाथ नंबर में आपके नाम के हिसाब से प्लस और माइनस इनिशियल्स नंबर्स करता है, जो कि आपके लिए काम करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन जनरल मूलांक के हिसाब से चलेंगे जो 1 से 9 तक होते हैं। बिल्कुल। तो मूलांक 1 वालों के लिए 2026 क्या लेके आया है? ओके। मूलांक 1 वाले जो होते हैं वो बेसिकली सन पीपल हैं। ठीक है। तो करियर वाइज मेजर अचीवमेंट है इनके लिए। अचीवमेंट है, अपॉर्चुनिटी नहीं, अचीवमेंट है। okay. रखा हुआ है, बस लेना है जाके। ठीक है। रिलेशनशिप में मेरा एक एडवाइस है कि डोमिनेंस कम रखें, नहीं तो आपके इस स्वभाव से आपका पार्टनर आपसे अलग हो सकता है या आपके अगेंस्ट हो सकता है। तो अपने रिलेशनशिप में डोमिनेंस आप कम रखें। लक वाइज अगर मैं इनको नंबर दूँ तो 5 नंबर आउट ऑफ 5 लक वाइज। ठीक है। और ये इनके लिए लीडरशिप का ईयर रहेगा, ये लीड करेंगे। ठीक है, तो ये थी 1 नंबर की कहानी। अब 2 नंबर की कहानी। मूलांक 2 बेसिकली मून पीपल रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर रहते हैं। इनका दिमाग बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी में काम करता है और बहुत इमोशनल सेंसिटिव टाइप के लोग होते हैं। तो करियर वाइज जिस फील्ड में क्रिएटिविटी है उस फील्ड में इनको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सक्सेस है। और रिलेशनशिप वाइज इनके जो इमोशनल डिज़ायर्स हैं अपने पार्टनर को लेके, वो फुलफिल होने वाला समय रहेगा इनके लिए। लक फैक्टर की मैं बात करूँ तो आउट ऑफ 5 4 इनका लक फैक्टर रहेगा। तो आप समझिए कि अच्छा ही इनके लिए होने वाला है मोर ये देन साल। गुड। लव और हार्मनी का साल है इनके लिए। ठीक है, मूलांक 3 वालों के लिए क्या है इस साल के प्रेडिक्शंस? मूलांक 3 वाले बेसिकली जुपिटर पीपल हैं। तो इनके लिए नई नौकरी, नया जॉब, नया प्रमोशन, नया कुछ बूस्ट मिलना, उसके लिए बहुत पॉजिटिव है। रिलेशनशिप वाइज अगर मैं बात करूँ तो मूलांक 3 के लिए विवाह का योग बनने का बहुत ज़्यादा चांस है। लक वाइज मैं बात करूँ तो आउट ऑफ 5 इनका लक सपोर्ट करेगा। लक मतलब एक कुंडली में किस्मत का, भाग्य का घर होता है। तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रही हूँ कि लक वाइज बहुत ज़्यादा इनको मतलब भाग्य का घर जो है वो स्ट्रॉन्ग है अभी। हाँ, भाग्य का घर इनको बहुत, जैसे बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं मेरा 99.9% काम होके कैंसिल हो गया, तो उसमें अपन कुंडली में वो भाग्य का घर देखते हैं। ठीक है, तो भाग्य वाइज ये आउट ऑफ 5 है। Okay. और इनके लिए ग्रोथ ईयर है। ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 मूलांक। 4 नंबर से तो बहुत लोग डरते हैं। 4 + 4 8 नंबर से भी बहुत लोग डरते हैं, क्योंकि मूलांक 4 जो है वो राहु पीपल हैं, और राहु से कौन नहीं डरता है। तो करियर वाइज अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं। अब चूंकि ये राहु का नंबर है, राहु केतु ही शेयर मार्केट का काम करवाते हैं। तो जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बहुत बड़े फ्लक्चुएशंस के लिए रेडी रहिए। ये फ्लक्चुएशंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि 2026 है तो पॉजिटिव ही होगा, नहीं, ये वाला ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर चीज़, हर किसी के लग्न पे, कुंडली पे, नाम पे, डेट ऑफ बर्थ पे, मूलांक पे, सब चीज़ पे डिपेंड करती है। तो हम ओवरऑल कभी बात करते तो अलग बात करते, बट अपन जब इंडिविजुअल बात करते हैं तो अपन जब उसको पूरी तरह से एनालाइज कर देते हैं, तब अपन प्रेडिक्ट करके बताते हैं। तो इनके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं। रिलेशनशिप अगर मैं बोलूँ तो ब्रेकअप के चांसेस ज़्यादा हैं, और इनको अपना रिलेशनशिप वापस रिबिल्ड करना पड़ेगा। और लक फैक्टर की बात करूँ तो आउट ऑफ 5 3 दूंगी मैं इनको। और इनको बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ मैं कि जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, ब्रेकअप हो रहा है तो लक तो कम वैसे ही हो गया उनका। तो ठीक है, अब चलते हैं 5 नंबर पे। अब इसमें भी मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मेरा नंबर क्योंकि है। आपका नंबर है। तो हाँ। तो 5 नंबर वाले मर्क्यूरी पीपल होंगे, और इनका करियर वाइज अगर मैं बोलूँ तो अगर ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें या विदेश संबंध में कुछ काम करें या जॉब करें, या कुछ विदेश से अपॉर्चुनिटी आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, उस पर काम करें, तो इनके लिए बूमिंग ईयर हो जाएगा ये।
और बिजनेस ये अगर करेंगे तो बिजनेस में सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा इनको। रिलेशनशिप की बात करें तो इनका रिलेशनशिप में अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन हो भी सकता है नया, ठीक Okay, है, नया हो सकता है। नया हो सकता है। और अगर लक फैक्टर की बात करें तो आउट ऑफ 5 4 है। ठीक है, और चलेगा। एक्सपेंशन का थ्रू आउट द टाइम ये ईयर रहेगा इनके लिए, तो येस गुड टाइम। गुड है। ओके, अब चलते हैं 6 के ऊपर। तो 6 के लिए क्या प्रेडिक्शंस है? 6 के लिए तो बहुत प्यारा प्रेडिक्शन है क्योंकि दे आर वीनस पीपल। सुंदरता, ग्लैमर, लग्जरी, यही सब इनका शौक, इनका फील्ड, इनकी पसंद होती है। तो करियर वाइज अगर बात करें तो लग्जरी गेन्स इनको ज़्यादा होंगे। और अगेन चूँकि शुक्र है तो क्रिएटिविटी फील्ड में इनको सक्सेस ज़्यादा मिलेगा। रिलेशनशिप की बात करें तो अगेन वीनस है, मतलब लव मैरिज, लव रिलेशनशिप, तो इनका रोमांस अपने पीक पे होगा, ठीक है। और हाँ, जो रोमांस पीक पे है तो डेफिनेटली मैरिज के योग भी तगड़े हैं इनके। और लक वाइज बात करूँ तो आउट ऑफ 5 5 है। और ओवरऑल 2026 लक और फेम का टाइम होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं 7 नंबर की तरफ। तो 7 मूलांक के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं? 7 मूलांग बहुत खतरनाक होते हैं। दे आर केतु पीपल। यही वो लोग होते हैं जो और लोगों को एक्सपोज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि केतु एक्सपोज करता है, रियलिटी दिखाता है। तो हाँ, एक और चीज़ केतु जो करता है वो आपके पास्ट लाइफ से आपको कनेक्ट करता है। तो करियर वाइज जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हैं उनके लिए बहुत सक्सेसफुल ईयर होने वाला है ये, क्योंकि केतु बहुत बड़ा गोचर में डेवलपमेंट लाने वाली है स्पिरिचुअल फेस पे। तो ये है। और रिलेशनशिप की अगर बात करूँ तो केतु डिटैचमेंट लाता है, क्योंकि डिटैचमेंट लाएगा तभी आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। तो डिटैचमेंट लाता है, क्लैरिटी लाता है। तो लक वाइज बात करूँ तो आउट ऑफ 5 3 है। और ओवरऑल अगर मैं 7 नंबर की बात करूँ तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन का समय रहेगा इनका, ठीक है। ओके, तो स्पिरिचुअली ये काफ़ी इन्वॉल्व और होंगे। और इस स्पिरिचुअली ये पैसे भी कमा सकते हैं। अच्छा, अगर स्पिरिचुअलिटी इस के फील्ड थ्रू में, पैसे कमा यस, सकते हैं। स्पेशली 7 नंबर। ओके, तो अब चलते हैं सेकंड लास्ट नंबर हमारा 8, जिससे डरते भी हैं बहुत लोग कि 8 को लेके बहुत Saturn बातें है हैं। ना। तो क्या 8 का क्या रहेगा इस साल? 8 बेसिकली आर सैटर्न पीपल, ठीक है, जो कि बहुत जजमेंटल रहते हैं, जो कि बहुत सही और गलत पे विश्वास करते हैं और अपने टर्म्स पे चलते हैं, अपने रूल्स रेगुलेशन पे चलते हैं। तो ऐसे लोग को जो फ्लेक्सिबल कम रहते हैं वैसे भी बहुत मेहनत करना होता है। तो इनके करियर में इनको बहुत मेहनत करना होगा और स्लो रिजल्ट मिलेंगे इनको। रिलेशनशिप में चूंकि शनि है तो वो कार्मिक करा के आपसे कार्मिक टेस्ट लेगा और उसमें अपने हिसाब से वो पास या फेल करेगा। लक फैक्टर अगर मैं बोलूँ तो 5 में से 2 है इनका। ओके मैम, सो कमिंग टू द लास्ट मूलांक दैट इज 9 नंबर। तो 9 नंबर क्या लेके आया इस साल? मूलांक 9 आर बेसिकली मार्स पीपल। तो करियर वाइज इनके लिए विक्ट्री वेट कर रही है, एकदम जीत है इनके लिए। और अगर ये कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको उसमें सक्सेस मिलना तय है। और रिलेशनशिप को अगर मैं बात करूँ तो ये अपने रिलेशनशिप में और पैशनेट हो जाएंगे। और अगर अभी तक इन्होंने कमिटमेंट नहीं दी है तो अब ये कमिटमेंट देंगे। तो इनके कमिटमेंट के लिए बहुत अच्छा साल है ये। और अगर लक फैक्टर की बात करूँ तो 5 आउट ऑफ 5 इनका लक इनको सपोर्ट कर रहा है। तो इनके लिए बहुत पावरफुल साल है ये। ओके, ओवरऑल इट्स अ गुड ईयर फॉर देम। ओके, परफेक्ट। तो मैम ये तो हो गया प्रेडिक्शंस का पार्ट। हमने राशि देख ली, जनरल प्रेडिक्शंस भी देख लिए, मूलांक भी देख लिया। अब थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जो जेनजी है, सिर्फ जेनजी की ही बात नहीं करूँ मैं, पूरा यूथ की बात करूँ, और यूथ से भी जो ओल्डर जनरेशन है हमारा, वो भी स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। तो एक्चुअल में ये स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? कोई ये इनर पावर है कि क्या है स्पिरिचुअलिटी, मतलब क्या होता है ये? देखिए, सबसे पहले अपन जेनजी पे आते हैं कि वो इतने स्पिरिचुअल क्यों हो रहे हैं। तो आपको खैर याद है तो क्वेश्चन नहीं मैं पूछ सकती, बट सतयुग में लोग 30-30 साल, 50-50 साल तक साधनाएं करते थे
और उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती थी। फिर वैसे ही ये टाइम पीरियड शॉर्ट हुआ, द्वापर युग आया, फिर त्रेता आया और कम हुआ ये टाइम, 5 से 10 साल हुआ। उसके बाद आया कलयुग। कलयुग एक वाइंड अप करने का फेज़ है। तो इस समय ना जो भी लोग सिद्धि कर रहे हैं वो बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जा रही है उनको। क्यों प्राप्त हो जा रही है? क्योंकि कलयुग में चीज़ें वाइंड अप हो रही हैं, अब सतयुग की शुरुआत है, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। अब रही बात स्पिरिचुअलिटी की, तो स्पिरिचुअलिटी कोई पावर नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी एक कॉन्शियसनेस का स्टेट होता है जिसमें लोगों को लगता है कि स्वैग है स्पिरिचुअलिटी में होना। जेनजीज को लगता है कि वो अगर टीका लगा लेंगे और वो ड्रेडलॉक्स कर लेंगे और Cool ये सारी चीज़ें, लगता है। कूल वाइब आएगा। तो ये कूल वाइब के लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ आपके लिए होता है और ये बिल्कुल भी ट्रेंडिंग और कोई एस्थेटिक लुक और कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कूल वाइब नहीं देता है। एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी जो होता है वो बहुत दर्दनाक होता है। मतलब उसके कुछ फेजेस होते हैं जिससे आपको गुज़रना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले आपको चाइल्ड ट्रॉमा रिलीज़ करना होता है, डिप्रेशन का फेज़ आता है, डिटैचमेंट का फेज़ आता है, रियलिटी का फेज़ आता है। आप अपने घर वालों को घर वाले नहीं समझते हो, आप इतने डिटैच हो जाते हो, आपको ईगो ज़ीरो हो जाता है और उसके बाद आप ऐसे लेवल अप करते 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 अपने चक्रा को क्लेंस करते करते स्पिरिचुअलिटी के कॉन्शियसनेस के उस फेज़ में जाते हो जहाँ आपको डायमेंशन समझ में आते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट हलवा, ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी का। तो जो यूथ और जो जेनजीज सोचते हैं कि स्वैग है स्पिरिचुअलिटी बोलना और आई एम अवेकन्ड लिख देना अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट के बायो पे और आई एम अवेकन सोल लिख देना, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। रियलिटी में आओ और एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी को जो समझता है वो शांत हो जाता है। और स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक बहुत ही ट्रेंडिंग चीज़ है या बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, जैसे कि आप बोले, उसको बोलते हैं कुंडली अवेकनिंग। और इस पे मेरा एक और सवाल ये है कि कुंडली अवेकनिंग होती क्या है, और एक और सवाल ये है कि बहुत सारे आश्रम्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी आश्रम का, टारगेट नहीं करेंगे, तो वो लोग ये दावा करते हैं कि हम 1 हफ्ते में 4 दिन 5 दिन की क्लासेस या कुछ करके Retreats होते हैं उनके, और हम उसको अवेकन कर लेंगे। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सबसे पहली बात, कुंडलिनी अवेकनिंग एक बहुत बड़ा इनर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ये कॉस्मिक पैनल होता है जो कि मूलाधार में एक कॉइल की तरह रहता है और उस कॉइल को इग्नाइट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर वो लाइट जलानी होती है। ये आपको कोई गिफ्ट और रिट्रीट में नहीं दे सकता। ये प्रोसेस को आपको पूरा कंप्लीट करना होता है और इस प्रोसेस में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले स्पिरिचुअली अवेकन होके जो मैंने फेजेस बताए, वो फेजेस को क्रॉस करने के बाद जब आप इनर कॉन्शियसनेस के ऊपर झांकना और खुद के अंदर झांकना चालू करते हो, तब आप जाके उस मूलाधार तक पहुंचते हो और तब वो मूलाधार एक्टिवेट होके बाकी चक्रास पे अपना क्लेंजिंग चालू करता है और तब जाके कुंडलिनी अवेकन होने का चांस बनता है। और कुंडलिनी अवेकन के सिम्टम्स जो होते हैं, झटके आते हैं बॉडी में, अपने आप भी झटके अवेकन होता अपने है? आप, अवेकन अपने आप नहीं होता। आप अगर उसके पीछे फोकस कर रहे हो, आपको करना है और आप उसके पीछे ध्यान लगा रहे हो, बैठ रहे हो, तो डेफिनेटली एक दिन उसके सिम्टम्स ऐसे हैं कि झटके आते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन होता है बॉडी में, आपके बैक पे, और हेडेक्स होते हैं आपके थर्ड आई पे, चूँकि वो फ्लो जाता है, आपके थर्ड आई पे हमेशा पेन रहना, और ये सारी चीज़ें अवेकन होने के सिम्टम्स होते हैं। ओके। और जो आपने रिट्रीट्स की बात की, तो वो एक ट्रांस देते हैं आपको, एक आपको साइकोलॉजिकली एक ट्रांस शिफ्ट करते हैं जिसके कारण आप उस टाइम
लाइट और वो एनर्जी को फील करते हो, बट जैसे ही यू लेफ्ट द रिट्रीट और आप वो आश्रम को छोड़ के आते हो, यू बिकम वेरी नॉर्मल। तो वो उस जगह का, उस एटमॉस्फेयर का ट्रांस होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके और एक चीज़ और कि इंसान के अंदर सबसे ताकतवर चीज़ क्या होती है, इंट्यूशन, कॉन्शियसनेस, या फिर और एक चीज़ कि स्पिरिचुअली हम क्या गॉड से ऊपर जा सकते हैं? इंसान के अंदर सबसे पावरफुल चीज़ जो होती है वो होती है खुद का प्रेत, खुद की आत्मा, खुद के प्रेत को जागृत करना। आप अगर, देखिए मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहती, लेकिन आप अगर किसी देवी का आराधना साधना कर रहे हो या आप किसी नेगेटिव चीज़ का आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो आपको लिमिटेड चीज़ मिलती है, राइट? आपको एक लिमिटेड शक्ति और साधना मिलती है जिसमें आदमी थोड़ा बहुत काम कर पाता है, किसी को ठीक कर दिया, किसी को हीलिंग दे दिया, या किसी को चोट पहुंचा दिया, जो भी चीज़, ये लिमिटेड है। लेकिन जब आदमी खुद की आत्मा पे काम करना चालू करता है, अपने कॉन्शियसनेस पे काम करना चालू करता है, अपने सारे चक्रास को एक्टिवेट करना चालू करता है, तो वो इक्विवेलेंट टू गॉड हो जाता है। क्योंकि जैसे कि हमने ये सुना है हमेशा कि यूनिवर्स में सारी चीज़ें सेम है, आप मैं हर चीज़, हर एलिमेंट सेम है। तो हाँ, भगवान और आप भी एक समय पे सेम बन जाते हो, बट विथ फाइनाइट बॉडी एंड इनफाइनाइट बॉडी। तो ये एक डिफरेंस होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वाइज यस, हम भगवान या देवी देवता के जितना वो फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने बॉडी में। ओके तो आज के यूथ के लिए ऐसे कुछ 3-4 टिप्स जिससे वो नेचुरली स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ना कि किसी ओवर हाइपर कंफ्यूजन, ऐसी चीज़ें नहीं, नेचुरली वो किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात कि आप फेक स्पिरिचुअलिटी से बचिए। जैसे कि मुझे हेडेक हो रहा है, मेरे आसपास तितलियाँ उड़ रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि मुझे एंजल कॉलिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की यूथ एनर्जी को बहुत बेटर समझने लगी है। वो जिस जगह पर रहते हैं उनको ये फील होना बहुत अच्छे से आ गया है कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है। तो आजकल की यूथ एनर्जी बहुत अच्छा समझने लगी हैं। तो इसकी स्टार्टिंग के लिए मैं आपको बोलूँगी कि सबसे पहले मेडिटेशन स्टार्ट करें। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम मेडिटेशन पे बैठते हैं तो हमें करना क्या है? अरे आपको कुछ नहीं ही तो करना है, आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ भी करने की बातें हैं कुछ। आपको दर्शक बन के बैठ जाना है। और जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, क्योंकि पहले गंदगी निकलेगी, तो जो बोलते हैं ना कि अरे मैं बैठ रहा हूँ, मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो नेगेटिव थॉट आपका कचरा है, वो निकल रहा है, उसको निकलने दो ना। आप मूवी देखो ना बैठ के, आप उस पर जितना बोलोगे ना अरे तू जा, तू मेरे आँख के सामने से जा, उतना वो आएगा, क्योंकि ब्रेन हमेशा अपने अगेंस्ट परफॉर्म करता अक्सर है। वही होता है कि नेगेटिव चीज़ आ रही है, हम उसको भगाने के पीछे रहते हैं। तो वो एक समय के बाद भाग जाएगा ना। वो आपका 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने के प्रैक्टिस के बाद शून्य पे आ तब जाओगे तक आप। कंसिस्टेंट और रहना है। तब तक आपको ये सारे कचरा जो निकलेगा वो दिखेगा, क्योंकि कचरा नहीं निकलेगा तो ब्लैंक कहाँ से होगे, शून्य कैसे होगे। तो यस, मेडिटेशन से स्टार्ट करना चाहिए और एक सही स्पिरिचुअल गुरु को ढूंढो जो आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को जागृत करे। तीसरा चीज़, योगा से बहुत जल्दी स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिलती है, क्योंकि चक्रा जागृत करने में हेल्प होती है। और चौथा चीज़, अननेसेसरी टॉक मत करो, अपने ऊर्जा को बचाओ। अननेसेसरी टॉक करने से ना आप दूसरों की भी टॉक्सिसिटी लेते हो और अपनी अच्छी ऊर्जा भी वेस्ट करते हो। इस ऊर्जा को आप वापस रिवाइंड करके सही जगह पे लगाओ। सो मैम, दिस वॉज अबाउट स्पिरिचुअलिटी के बारे में हमने काफ़ी बात की, और ओवरव्यू तरीके से हमने ये समझा कि क्या क्या गलत चीज़ें भी जेंजी करती है और किस तरीके से उनको स्पिरिचुअल वो बन सकते हैं, राइट? अब हम चलते हैं हमारे सबसे एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग सेगमेंट में, जिसका इंतज़ार शायद सारी ऑडियंस को होगा, दैट इज़ काला जादू, ब्लैक मैजिक। तो उसको लेके मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो क्या सिर्फ ये इंडिया में ही होता है या फिर बाहर भी ये सारी चीज़ें चलती हैं? आपने बचपन में साइंस तो पढ़ा है, तो एनर्जी कितने टाइप की होती है? बेसिक 2 टाइप की एनर्जी होती है, राइट? पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी काली माँ थी, है। पॉजिटिव थी, पॉजिटिव एनर्जी थी, राइट? हाँ असुर था, हाँ राक्षस था, हाँ नेगेटिव एनर्जी।
तो मेरे बोलने से क्या होगा? एनर्जी तो एग्जिस्ट करता ही, अगर भगवान है तो राक्षस भी है। तो अगर नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। तो यस, ये एग्जिस्ट करता है और ब्लैक मैजिक डेफिनेटली होता है। ब्लैक मैजिक एक एनर्जी है जिसको बैड इंटेंशन के साथ करके हम दूसरों का घात पहुंचाते हैं, या दूसरों को, किसी को डिसीज़ देना रहता है, नुकसान पहुंचाना रहता है, या अपना काम निकलवाना रहता है, तो उन लोग ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, अलग अलग देशों में ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी एक ही होती है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी एक ही होता है, लेकिन अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अफ्रीका में वुडू कहते हैं, और आपका विदेश में इसे विचक्राफ्ट कहा जाता है, और यहाँ पे आपके दुबई तरफ यहाँ सब लोग इसे जिन, इल्म और ये सब चीज़ें बोलते हैं। तो हर जगह नेगेटिव एनर्जी और उसका उपाय किया जाता है, बस नाम अलग अलग होते हैं। और हमारे यहाँ हम कहते हैं वशीकरण तंत्र। तो ऐसा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे फोटोग्राफर बैठे हैं, इन पे कोई बहुत ख़राब तरीके से ब्लैक मैजिक कर दिया, तो क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चल सके कि हाँ मेरे साथ काला जादू किसी ने लगा दिया? बिल्कुल, सिम्टम्स से ही पकड़ा जाता है। बहुत अलग अलग प्रकार का काला जादू होता है, बट बेसिकली जो सिम्टम्स होते हैं कि अचानक रात को नींद खुल जाना और एहसास होना कि बगल में कोई है, या एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन्ड हो जाना, सर में पूरे टाइम भारीपन या दर्द रहना, रात को सोते टाइम छाती पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस महसूस करना। कई लोगों को अक्सर कमर में दर्द होता है और अक्सर पैर में दर्द होता है, फोकस ख़त्म हो जाता है। आदमियों में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि एडिक्शन बढ़ जाते हैं, मतलब वो 1 बॉटल 2 बॉटल शराब पी रहे हैं और उनको नशा नहीं हो वो रहा। भी ब्लैक मैजिक का ही हाँ, पार्ट वो है? ब्लैक मैजिक का पार्ट है, क्योंकि जो एंटिटी को उन्होंने आपके पास भेजा हुआ है वो इस चीज़ का भोग लेती है। बेसिकली जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती है वो 3 चीज़ों का भोग लेती है, स्त्री का, नॉनवेज का और मदिरा का। ये उनका भोग होता है। तो जो भी आदमी एक्सट्रीम में इन चीज़ों में इन्वॉल्व है या हो रहा है और उनके घर वालों को समझ में नहीं आ रहा है, डेफिनेटली वो किसी प्रोफेशनल से दिखवाएं और पता करवाएं कि ब्लैक मैजिक उन पे किया गया है कि नहीं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर फाइनेंशियल 1 साल आपको लॉस हो रहा है या पैसा नहीं कमा पा रहे हो, इट्स फाइन। 2 साल नहीं हो रहा, इट्स फाइन। हो सकता है कुंडली के कारण ऐसा हो रहा है, बट अगर 5 साल, 7 साल, 10 साल आपकी फाइनेंशियल स्थिति बद से बदतर होते जा रही है, तो डेफिनेटली किसी ने कुछ किया है। और घर पे अगर आपको बाल, हड्डी, अंडा, इस तरह की चीज़ें, चावल, सिंदूर, इस तरह की चीज़ें फेंकी मिले और घर में कलेश ज़्यादा हो रहे हैं, एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है घर की, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें और उसको जल्द से जल्द रेक्टिफाई करें, क्योंकि ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। चीज़ें धीरे 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 सारी चीज़ें बढ़ती हैं, अपनी जगह बनाती हैं। ओके, तो जैसे आप बताएं कि रात में नींद खुलना, बहुत ज़्यादा पेन होना और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ी फ्रीक्वेंट होनी चाहिए ना। जैसे अभी पिछले 2 दिन से मेरे को नींद खुल रही है रात में, 3:30-4 बजे उठ रहा हूँ, तो मैं भी टेंशन में आ गया था कि ब्लैक मैजिक वगैरह तो नहीं हो, तो ऐसा तो नहीं होता ना? देखिए, जो 3 साढ़े 3 बजे का समय होता है, इस टाइम एनर्जी बहुत ज़्यादा अपने पीक पे रहती हैं। पीक पे रहने के कारण क्या होता है, ज़रूरी नहीं है नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी भी कई बार आपसे कम्युनिकेट करना चाहती हैं। तो वो कम्युनिकेट कैसे करती हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट से, हवा के फ्लो से आपसे कम्युनिकेट करती हैं। कई लोगों को अचानक से गर्म हवा का एहसास होता है कि उनके सामने एकदम पास से होके गुजर रहा है। कई बार चीज़ें अपने आप गिरती हैं, दिया बुझ जाता है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं जो घर पे दिखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है 3 साढ़े 3 बजे आप उठ रहे हो तो नेगेटिव एनर्जी आपको अवेकन कर रही है। पॉजिटिव एनर्जी भी आपको अवेकन कर सकती है, ताकि आप ध्यान पे बैठे या उनसे कनेक्ट करें या पूजा आराधना पे बैठे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको उस एनर्जी को समझने की ज़रूरत है, और वो आप अगर फील करोगे तो आपको डेफिनेटली फील हो जाएगा कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ओके, अब जैसे कि किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ, तो वो ये तो हम समझ गए कि वो इंसान को मेंटली थोड़ा अनस्टेबल तो कर ही देगा, बट क्या फिजिकली हार्म भी कर सकता है और किल भी कर सकता है किसी को?
हाँ, ये पॉसिबल है। फिज़िकल हार्म डायरेक्ट नहीं होता है, किसी को किल डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है, पर ऐसा है कि वो दीमक छूट जाता है शरीर पे और वो धीरे धीरे खून चूसते चूसते आपको बेड रिडन कर ही देगा। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, अंदर से आपको खोखला करती है, आपका खून खराब करने लगेंगी, आपके शरीर में आपके बोन्स डिस्टर्ब होंगे, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होगा, धीरे धीरे आप फोकस लूज़ करोगे, अनकॉन्शियसनेस होने लगेगी, आपको हेल्थ इश्यूज़ बिकॉज आपकी इम्प्योरिटी आ गई है ब्लड में, जिनका मेडिकल में चीज़ें डिटेक्ट ही नहीं हुई हैं और वो बेड से नहीं उठ पा रहे हैं, ऐसा कंडीशन है। तो हाँ, ये जो नेगेटिव चीज़ है ये मेडिकल में डिटेक्ट नहीं होती है, ना कोई डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कर सकता है। तो आपको इसे ठीक करने के लिए किसी प्रोफेशनल की ही ज़रूरत होती है, अगर ये रिचुअल के हिसाब से किया गया है तो। हवा के दौरान या एक ऐसे नेगेटिविटी के साथ आपका एनकाउंटर हो गया है उस दौरान लगी है, तो आप खुद भी उस चीज़ को समय दर समय ऑरा क्लेंस करके या कुछ रेमेडीज़ करके हील कर सकते हो। लेकिन अगर ब्लैक मैजिक किसी रिचुअल के थ्रू हुआ है तो आपको वो ठीक करवाना ही पड़ता है। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ब्लैक मैजिक आता है, अब मैं यहीं बैठ के किसी की ऐसी तैसी कर दिया, क्योंकि मैं तो कर ही सकता हूँ ना, मेरे को आता है तो मैं तो करूँगा ही। हाँ, तो अब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो उसको तो हार्म हो रहा है, तो क्या इसका मेरे पे भी कोई उल्टा आएगा? 100%। मतलब हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि आ, मतलब आपको कैसे बताऊँ कि दामाद है और वो अपने ससुर को जान से मारना चाहता है। आई वॉज लाइक शॉक्ड कि ये पहले तो आप बोल क्या रहे हो, आप उसके पीछे का जानते हो कि आपको क्या करना पड़ेगा। किसी की मृत्यु करवाना, उस आपको उसके लिए सबसे पहले 108 कन्याओं का शादी करना पड़ेगा उसके कर्म को काटने के लिए। आपको कम से कम 108 मंदिर बनाना पड़ेगा उस कर्म को सिर्फ इस जन्म में काटने के लिए। उसके बाद आपको उतने बच्चों को खिलाना है, पिलाना है, अनाथ बच्चों को। उसके बाद अपना जीवन समर्पित कर देना, उसके बाद भी जाके आप नर्क में तो जाओगे ही, वहाँ फिक्स है, लेकिन वहाँ तो सीट फिक्स वहाँ है। सीट बुक हो गई है। लेकिन सिर्फ आपके ऐसे सोचने से और इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने से आपको नर्क तो छोड़ दो, मतलब आपकी 7 पुश्तें खराब हो सकती हैं। जो आदमी ये करता है वो टेम्पररी रिलीफ के बारे में, टेम्पररी मॉनेटरी गेन्स के लिए ये बैगे लोग और इन लोग कर देते हैं छोटे से पैसे के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनकी पूरी 7 पुश्तें, किसी का हाथ कट जाएगा, कोई अपंग पैदा होगा, सडन डेथ। तो जो भी ये चीज़ सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें, उनका जीवन बहुत ख़राब हो सकता है। तो बेटर है कि सही रास्ता चुने अध्यात्म की तरह हो। ओके, अब जैसे एक तो मैं हो गया जो मैं कर रहा हूँ, और एक हो गया वो आदमी जिसके ऊपर मैं कर रहा हूँ। अब एक आते हैं आप, क्योंकि आप उस चीज़ को तोड़ेंगे, आप उस चीज़ को ठीक करेंगे, तो आपको भी कुछ नुकसान है इस चीज़ से? देखिए, हम लोग तो वैसे प्रोटेक्शन में रहते हैं। हमारे गुरु और हमें पूरी टाइम प्रोटेक्ट करते हैं। जब हम ये कार्य करते हैं, ऐसी जगह जाते हैं, तो हमारे पूरा प्रोटेक्शन रहता है। वो प्रोटेक्शन किसी चीज़ में नहीं रहता है, वो प्रोटेक्शन हमारे ऑरा में रहता है, हमारे वायुमंडल पे रहता है। तो हम इस चीज़ से बच जाते हैं। लेकिन हाँ, जब कोई हम पे ये क्रिया करना चाहता है या बैक देता है, तो आ, एक आप बोल दो कि एक दिन के लिए या 24 घंटे के लिए बॉडी में पेन, पैरों में पेन रहना, क्योंकि बैकफायर तो आता है तो उसका कुछ अंश ज़रूर आता है। इसके लिए मेरे ख्याल से मेरे फील्ड के कोई भी लोग डिनाई नहीं करेंगे कि बॉडी में एक दर्द का होना या थोड़ा सा एनर्जी का ड्रेन होना, ये थोड़ा एक तो फेस symptoms करना ही बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल रहता है। हम कोई वो नहीं है, हम एक इंसान के ही शरीर में हैं, तो ये चीज़ें आती हैं। ओके मैम, अगर आप एक दो केसेस डिस्कस कर सको, अगर आप कंफर्टेबल हो, जो आप एनकाउंटर किए उस चीज़ों को, कैसे क्या हुआ, मतलब थोड़े एक दो एकदम हॉरिफाइंग जो आपका अभी तक एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। एक केस ऐसा था कि मेरे पहचान का एक, उसे मैं अपना भाई कज़न बोलती हूँ, वो हमेशा मेरे पास आता था दीदी दीदी करते हुए। तो उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, तो गर्लफ्रेंड को लेके आता था, बोलता था हमें शादी करनी है। ठीक है, वो तो हो जाएगी नेक्स्ट ईयर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तुम लोग कंटिन्यू रहे तो ज़रूर हो जाएगी। तो धीरे से वो लड़की ना
अब मेरे ये कज़न भाई को छोड़ के, मुँह बोला भाई था मेरा, उसको छोड़ के अचानक किसी दूसरे लड़के के साथ आने लगी मेरे पास। और वो लड़का देखने में, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं नहीं लगता है, मतलब कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो वो हमारे पास, अब वो उसको लेके आने लगी। अब वो लड़का पहली बार जब मेरे पास आया, द सेकेंड बॉय, तो मैंने उसको देखा, स्कैन किया, तो मैंने बोला ये तू अपने साथ क्या लाया है, क्या है? तो वो बात उसको भी नहीं पता थी कि उसके साथ क्या है। ओके। ठीक है, अच्छा, कोई और भी आया था? हाँ हाँ, उसके साथ कोई उसके चीज़ साथ थी। कोई चीज़ थी। तो ओके। मैंने बोला क्या लेके आया है? तो ही वॉज लाइक मुझे नहीं पता। मैंने उसको फिर क्वेश्चन पूछना चालू किया। मैंने बोला तुझे सारी चीज़ दिखती है, पता चल जाती है? तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलने लगी ये मेरा जीपीएस ट्रैकर है, मैं फ़ोन करती हूँ ये मुझे पूरा एड्रेस बता देता है कि तू कहाँ खड़ी है, क्या खड़ी है। तो इसको हर एक चीज़ पता होती है। और ये स्मोकी चीज़ें बहुत खाता है, स्मोकी चीज़ें जिसमें कोल का फ्लेवर हो, ये बहुत खाता है। एंड ही इज़ वेरी एडिक्टिव टू ड्रग्स, गांजा, ये सारी चीज़ें। तो मैंने बोला बिल्कुल, तुम लोग को इसका रीज़न पता है? तो उसने बोला दीदी नहीं पता है मुझे। तो मैंने कहा उसका रीज़न ये है कि तेरे साथ एक अघोरी की आत्मा है। ओह माय गॉड। अब वो बोले कि अरे, मतलब, और मैंने बोला कि तुम दोनों गलती से भी फिजिकल मत होना। लेकिन दो प्रेमी जोड़े कहाँ रुकने वाले थे। तो जैसे ही मैंने उस लड़के को बताया कि तेरे पास क्या चीज़ है, तो पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ शराब वराब पीने किसी कब्रिस्तान के पास गया था, और वहाँ उन्होंने टॉयलेट किया इसने, और वहाँ से एक सिद्ध अघोरी की आत्मा उसके साथ आ गई। और तभी वो, उसको सारी चीज़ें पता होती, क्योंकि वो अघोरी सिद्ध था, उसकी थर्ड आई वगैरह सब खुली हुई थी। आप लोगों को पता चल जाता है? हाँ, पता चल जाता है। तो मैंने बस ये बोला था क्योंकि दो एनर्जी जब टकराएंगी तो इसकी चीज़ इसके पास चली जाएगी, लड़की के पास। तो मैंने इनको मना किया था, बट कहाँ मानने वाले थे। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि वो आए, और ये जो अघोरी था ये शिफ्ट हो गया वो लड़की में, वो लड़की में शिफ्ट हो गया। ड्यू टू द अब ये हो गए अर्धनारेश्वर, ओके। मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी। अब वो लड़की क्या करना स्टार्ट करती, वो रोज़ कब्रिस्तान जा रही है, शमशान जा रही है, और अपने पूरे शरीर में भस्म लगा रही है, और मंत्र जाप कर रही है, और वो सारे काम कर रही है जो एक अघोरी करता है। और वो अपना घर त्याग दी, घर में बैठ के अपने माँ बाप के सामने गांजा पी रही है, और ये सारी चीज़ें हो रही है। उसके बाद उसके घर वाले मेरे पास आए और बोले कि कैसे भी इसको ठीक करना है, ये लोगों को रास्ते में बता रही है, प्रेडिक्ट कर रही है तेरे साथ ऐसा होने वाला है, तू ऐसा करेगा, तू क्या वैसा गौरी की करेगा। आत्मा एक्सचेंज हो गई थी? हाँ, अब वो फेमिनिन उसमें चला गया ना। फिर जाके उनके माँ बाप बहुत फोर्स किए, तो उनके फ़ोटो से ठीक हो गई वो, और आज के डेट में तो उसकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हैं। लेकिन ये उसी से नहीं हुई बहुत शादी? एक्सट्रीम केस था, क्योंकि इनको उस अघोरी के बारे में पता चलने के बाद ये उसका फ़ायदा उठाने लग गए थे कपल्स। ओके। ये अब लोगों को थ्रेट और ब्लैकमेल करने लग गए थे, चीज़ें पता चल जा रही है ना, तो लेट्स यूज़ इट। तो उनके पास से वो चीज़ को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी हो गया था। ओके, तो इस तरीके के केसेस भी आते हैं? इस तरीके के केसेस आए। सेकंड आपको एक केस डिस्कस करती हूँ मैं। एक अच्छा, बहुत एक बुजुर्ग, शादी उसी लड़के से हुई या फिर नहीं और किसी से। अब तो लड़के का जादू खत्म हो गया ना, खत्म हो गया वो? तो वैसा हुआ। एक सेकंड केस है, उसमें एक बुजुर्ग अंकल आंटी मेरे पास आए। वो अंकल जिस दिन मेरे पास आए, वो ऐसे ऐसे करके जैसे एकदम लड़खड़ा के हिचक के आते हैं ना, वो वैसे डोलते हुए मेरे पास आए। मतलब वो बैठने लायक भी नहीं थे, लेटने लायक भी नहीं थे, खड़े होने लायक भी नहीं थे। उनका बेटा था जो नेवी में काम करता था। तो क्या हुआ था, उस बेटे ने मतलब ऑनलाइन पोर्टल में देख के एक लड़की से विवाह किया, ऑनलाइन पोर्टल में देख के विवाह किया। वो लड़की निकली स्कैमर। तो वो लड़की ने क्या किया, जैसे ही आई अपने घर, तो जानबूझ के 10 दिन के अंदर झगड़े का माहौल क्रिएट करके उसने ऐसा कर दिया कि मैं तलाक भी नहीं लूँगी
और मुझे हर महीने का 50,000 रुपये चाहिए, प्लस एक घर और सारी चीज़ें। अब चूंकि इसने लीगल केस कर दिया, इसको हमेशा 50,000 रुपये देने हैं और प्लस जो आपके कोर्ट में चार्जेस लग रहे हैं वो सारी चीज़ें देनी है। इतने में वो लड़की नहीं रुकी, सास ससुर सब पे ब्लैक मैजिक करा दिया, लड़के पे भी। वो लड़का दिन रात दारू पीना चालू कर दिया और सूख गया पूरा, ना कमा रहा है ना कुछ कर रहा है। आंटी दिन रात रो रही है। अंकल को उसके बाद वो पैरालिटिक अटैक आया, जिस अटैक के बारे में मैंने आपको बात की कि वो चल भी खड़े भी नहीं हो पा रहे। उसने जो भी वुडू क्रिया टाइप पिन गड़ाने वाला, तो उनके पूरे शरीर को उसने डैमेज करवाया। अब मेरे पास अंकल आंटी आए तो मैंने बोला अंकल आप पे तो पूरी क्रिया की हुई है। तो अंकल, मैंने बोला आप सामने बैठो, मुझे कोई पैसे वैसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ सामने बैठो। तो मैंने उनको बैठाया, उनका जो भी हमारा रिचुअल रहता है प्रोसेस किया और उसके बाद उनको हीलिंग दी। अंकल उस समय तो वैसे ही गए, चूँकि उनका तंत्र कट चुका था, वो दूसरे दिन गाड़ी चला के मेरे पास अकेले आए और रोना स्टार्ट हो गया उनका कि ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैं चल के आया हूँ आपके पास। मैंने कहा अंकल इतनी गंदगी है तंत्र में, लोगों को शॉर्टकट्स और पैसे के लिए ये रास्ता ही अपनाना होता है, इसलिए वो अपनाते हैं। अब उन्होंने बोला कि अब हमारा केस आपको जितवाना है। अब इस लड़की ये ना कोर्ट में बोल भी नहीं पाते थे अपने फेवर में। इनका ये ब्लॉक कर दी थी वो लड़की। ये भी होता है ब्लैक हाँ, मैजिक? ये भी होता है। तो वो बोल भी नहीं पाते थे। अब ये गए कोर्ट और फर्रा के बोलने लगे ना कि ऐसा है, इस लड़की ने ऐसा किया वैसा किया। तो लड़की को पता चल गया कि ये ठीक हो रहा है, ये बोलने लग गया है। तो अब इसने क्या किया, अब इन्होंने एक वकील हायर किया और मैंने तो इनको प्रोटेक्शन में डाल दिया था। इन्होंने क्या किया, उस लड़की ने उस वकील पे भी ब्लैक मैजिक करा दिया कि अब वो इनके अगेंस्ट ना लड़े और उसका पूरा गला चोक कर दिया। अब वो लड़का स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव नहीं करता था, ये सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था। अब अंकल आंटी वो वकील को भी लेके आए मेरे पास, तो वकील आगे, मैं बोली थोड़ी देर रुक, बोल ही नहीं पा रहा था। क्योंकि वो उसको बोल के ही जीत पाता ना, वो जिता पाता। अब मैंने उसको बैठाया, रिचुअल स्टार्ट किया। जैसे रिचुअल ख़त्म हुआ उसका आवाज़ खुल गया। तब वो अरे ऐसा भी होता है, ऐसे में भाई साहब होता है, तब मानने लग गया। तब मानने लग गया। और आज उस प्रोसेस से लेके 3 महीने के अंदर उन लोग को तलाक हो गया और अंकल आंटी ने क्लाउड किचन चालू किया, इनकम स्टार्ट हुई और उनका बेटा पीना छोड़ दिया और वो वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ में है। तो इतनी बुरी बुरी चीज़ें होती है ब्लैक मैजिक में। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया जो कि बिना आपके इनवाइट किए नेगेटिविटी से इनकाउंटर हुआ, जो अघोरी वाला केस था। और ये था कि ब्लैक मैजिक से इंटेंशनली कैसे एनकाउंटर होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस। ओके, तो अब जैसे अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत सारे मार्केट में ऐसे वशीकरण वाले घूम रहे हैं कि वो बोलते हैं कि एक फ़ोटो भेज दो और ये लड़की आपकी। तो ये वाला बहुत चल रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक फ़ोटो से दे कैन डू थिंग्स? डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि एनर्जी का कोई बैरियर नहीं होता है। एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पकड़ती है। आप इवन वीडियो कॉल पे चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसका रीज़न ये है कि आपका दायरा कम हो जाता है दूरी का। जैसे आप उतने दूर से आते हो या उतने दूर बैठते हो, जब आप वीडियो कॉल में रहते हो तो आप सेंट्रलाइज्ड होते हो, आपका दिमाग एक जगह स्थिर रहता है, आप और कॉन्शियसनेस स्टेट पे होते हो कि मैं ये चीज़ के लिए यहाँ बैठ रही हूँ। तो चीज़ें और स्ट्रांगली कई बार काम करती हैं। तो हाँ, मेरी भी वीडियो कॉल में फॉरेन कंट्रीज़ में यहाँ वहाँ हीलिंग चलती है और हम लोग नेगेटिविटी भी वीडियो कॉल के द्वारा ठीक करते हैं। तो जब ये करते तो अब फ़ोटो की बात अगर हो तो फ़ोटो में जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक एनर्जी पोर्टल डेवलप होना चालू होता है और उस एनर्जी पोर्टल के डेवलप होने के कारण चीज़ें उनके लाइफ में घटित होना शुरू हो जाती है। फोटो से भी हो सकता है। डेफिनेटली वो काम करता है। ओके, अब जैसे आप बताए कि ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स होते हैं,
फॉर एग्जांपल अभी ऑडियंस हमारी देख रही है, आगे चल के उनको ये सिम्टम्स दिखते हैं खुद में कि हाँ ठीक है मेरे साथ हो गया है कांड, ब्लैक मैजिक हो गया है, तो इसकी कुछ रेमेडीज है जनरल कि कुछ करके इसको अपने लेवल पे सॉर्ट कर सकें? अपने लेवल देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी इंसान को हुआ है तो उसको समझने का ये है कि उसको अगर डिजीनेस लग रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, सबसे पहला सिम्टम, वो बहुत ज़्यादा एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो ये सब सिम्टम्स हैं। और आपका हेल्थ बार बार ख़राब हो रहा है, ये सिम्टम्स हैं। और काम में मन नहीं लगना, लेज़ीनेस ज़्यादा आना, ये सारे सिम्टम्स हैं। और अगर घर में हो रहा है तो जैसे मैंने बोला, पूरा एनर्जी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको पता करने का, जैसे कि अगर घर पे आपको चेक करना है कि ब्लैक मैजिक है कि नहीं है, तो किचन का जो दरवाज़ा होता है उस पे आप ना आटा को छीट दो, आटा को छीट दो, ठीक है, और रात भर के लिए छोड़ दो। सुबह अगर आपको मार्क्स दिख रहे हैं, मार्क दिख रहे हैं पैर के या छोटे छोटे ऐसा कुछ, तो डेफिनेटली आपके घर में नेगेटिव एंटिटी है। और जैसे पानी में अपन रॉक सॉल्ट रखते हैं, मोटा नमक रखते हैं, तो अगर वो नमक बहुत ज़्यादा बुलबुला उठ रहा है, उसमें गंदा पानी जम गया है या क्रिस्टल्स दिख रहे हैं पानी के ऊपर, तो नेगेटिविटी है। उसको चेक करने का और एक तरीका है कि कपूर और लौंग को आप साथ में अगर जलाओगे, और कपूर से अगर बैड स्मेल आ रहा है या कपूर पूरा नहीं जला है और लौंग ज़्यादा काला हो गया है, तो घर में नेगेटिविटी है। तो इसके लिए कुछ जनरल रेमेडी? जनरल रेमेडी बस यही है कि अगर नेगेटिविटी से एनकाउंटर हुआ है, ब्लैक मैजिक नहीं है लेकिन नेगेटिविटी से एनकाउंटर हो गया, कहीं बोलते हैं ना हवा लग गई बाहरी, ये चीज़ें हो गई है, वैसा नेगेटिविटी से अगर आप सफ़र कर रहे हो तो आप अपने ऊपर से क्लॉकवाइज नींबू को उतारो सैटरडे को, ठीक है, और उसके बाद आप एक चौक पे जाओ, वहाँ उस नींबू के 4 भाग करो और पीछे फेंक के आप आगे निकल पीछे नहीं मुड़ना है फिर? पीछे नहीं मुड़ना है, आप आगे निकल जाओ। जिस भी देवी देवता को मानते हो आप, उनको बोलो आप कि मेरी प्रोटेक्शन करिए और इस चीज़ को अपने साथ लेके जाइए और उस पर बिलीव करिए और उस चीज़ को करिए। डेफिनेटली 1 से 2 बार, 2 से 3 बार में वो चीज़ें क्लेंज होना चालू हो जाती। ये क्या है, मतलब नेगेटिविटी जो लगती है क्या होती है? ऑरा डिस्टर्बेंस होता है ना सिर्फ। तो ऑरा को जितना आप क्लेंज करते जाओगे उतना वो फ्रीक्वेंसी कम बट ये सब जनरल लेवल पे हो सकता है, अगर स्पेसिफिकली ब्लैक मैजिक हटाना है तो कंसल्टेंट वो आपको कोई प्रोफेशनल ही कर सकता है, क्योंकि आप खुद से उसको जितना हटाने की कोशिश करोगे वो उतना बैकफायर देगा, बिकॉज वो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत टाइप की एंटिटीज़ होती हैं और बहुत टाइप के उनके इफेक्ट्स होते हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो ये तो हो गई डीप बातें, बहुत ही खतरनाक, मतलब मेरे को तो गूज बम्स भी आ गए थे जब बता रहे थे अंकल आंटी वाला। हाँ। तो अब हम चलते हैं थोड़ा फन मोड की तरफ, ब्लैक मैजिक को एंड करके अब थोड़ा सा फन मोड के साथ हम इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे। तो अब हम चलते हैं गेम्स के सेगमेंट पे। ओके, सो मैम, दिस इज अवर लास्ट सेगमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि गेम का सेगमेंट है, तो इस गेम का नाम है फेक और फैक्ट। तो आप बोर्ड एक बार दिखा दीजिए, तो हमारी टीम की तरफ से आपको फेक एंड फैक्ट। ओके, तो इस गेम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये गेम बहुत ही सिंपल है। मैं ऐसे कुछ आपको लाइन से 5-6 सेंटेंस बताऊंगा, आपको ये बताना है कि वो चीज़ फेक है या फैक्ट। अगर आप चाहें तो एक लाइन में आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें? स्टार्ट। चलो। सो नंबर 1 इज, घर में जो मछली या फिर फिश हम पालते हैं वो हमारे जो घर है उसके अंदर की नेगेटिविटी को खींच लेता है, नेगेटिविटी को, और वो मर जाता है। तो ये फेक है कि फैक्ट? ये फैक्ट है, बिकॉज मछलियाँ जो होती है वो नेचुरल एब्जॉर्बर होती है। जो वाटर होता है उसके पास मेमोरी होती है, और जो फिश कंटेनर होता है वो एनर्जी कलेक्टर होता है। तो येस, फिश के घर पे रहने से नेगेटिविटी एब्जॉर्ब होती है एक लिमिट तक। ओके, सो सेकंड इज, जो नो मून नाइट्स होती है, जिसमें मून लाइट नहीं होती, अमावस्या जिसको हम बोलते हैं, उस समय ब्लैक मैजिक सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। फैक्ट, बिकॉज मूनलाइट ही हमें प्रोटेक्ट करती है, और अमावस्या जब होता है तो मूनलाइट नहीं होती है, जिसके कारण नेगेटिविटी और ये रिचुअल्स, जो नेगेटिविटी के रिचुअल्स होते हैं और ये सारी चीज़ें उस टाइम पीक पे रहती है अपने। सो या फैक्ट। ओके, नाउ द थर्ड इज, हमारा जो नेम है उसके कुछ लेटर्स बदलने से, कुछ लेटर जो ABCD होती है उसको कुछ लेटर्स को बदलने से शायद ज़िंदगी बदल सकती है हमारी। फैक्ट, बिकॉज आपका अगर ड्राइविंग नंबर या डेट ऑफ बर्थ और अगर लाइफ पाथ नंबर
का सेम वाइब्रेशन है तो आपके एक इनिशियल चेंज करने से उस नाम की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन चेंज हो जाती है और उसके बाद उसका ऑरा चेंज हो जाता है और जिसके कारण आपको उसके रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो यस, फैक्ट। ओके, अब फोर्थ पे आते हैं। तो जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है उसके बाद इंसान सीधा देवी देवता बन जाता है। फेक। क्योंकि देवी देवता भी एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हैं, तो यस आप उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस तक जा सकते हो, कुंडलिनी अवेकन होने तक उस इनर ट्रांसफॉर्मेशन को जान सकते हो, जो वहाँ तक जा सकते हो। लेकिन आप देवी देवता क्यों बनना है? आपके पास शरीर है, उनके पास तो शरीर भी नहीं, आप उससे बेहतर हो। हम उससे बेहतर बन सकते हैं। बिल्कुल। ओके, अब फिफ्थ इज शनि प्लैनेट सिर्फ और सिर्फ बुरी चीजें लेके आता है जीवन में। शनि प्लैनेट इज़ माय फेवरेट प्लैनेट और शनि प्लैनेट जैसा प्लैनेट मैं नहीं समझती कि और कोई हो भी सकता है, बिकॉज ये आपके कार्मिक चीज़ों के ऊपर आपको रिजल्ट देता है। और अब आप जानो, आप खराब कर्म किए हो तो आपके लिए शनि खराब है, आप अच्छे कर्म किए हो तो शनि आपको इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो ये बिल्कुल फेक बात। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि शनि अगर कुंडली में आ रहा तो खराब ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो अच्छा ही होता है। ओके खराब लोग बना देते हैं अपने कर्मों से। ओके, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट ये है कि अगर रात को किसी दिन मेरी नींद या किसी की भी नींद 3-4 बजे खुल जाए तो मेरे साथ नेगेटिव एनर्जी है। फेक। ऐसा नहीं है। कई रीज़न के कारण नींद डिस्टर्ब हो सकता है। पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। एक पैटर्न भी हो सकता है कि एक बार नींद खुल रहा है 3 बजे और आपके दिमाग में, कॉन्शियसनेस में वो आ गया है कि 3 बजे नींद खुल रहा है तो वो खुलने लगेगा, कुछ हो ना हो। तो ये कॉन्शियसनेस की, सबकॉन्शियस माइंड की बात है। ऐसा हो सकता है। देखो, एनर्जी को फील करो ना, आप टाइम के पीछे मत भागो। तो इट्स फेक कि हमेशा आप 3-3:30 बजे जग रहे हो तो वो नेगेटिव एनर्जी है। वो कुछ भी हो सकता है, आप समझो वो क्या है। तो मैम यहाँ होता है हमारा गेम खत्म और आई थिंक काफ़ी सारी बातें हमने की, स्टार्टिंग फ्रॉम की प्रेडिक्शंस, फिर हमने रेमेडीज़ पे बात की, ब्लैक मैजिक, स्पिरिचुअलिटी, और लास्ट में हमने सबसे अच्छी चीज़ ये की मिसकंसेप्शंस हमने लोगों के दूर कर दिए कई हद तक। कोशिश हमने किया है। सो थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतना कीमती समय दिया इस पॉडकास्ट के लिए। अगर आप हमारी ऑडियंस से कुछ बोलना चाहें लास्ट। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि सही स्पिरिचुअलिटी को समझे, अपने कॉन्शियसनेस को समझे, स्पिरिचुअलिटी को लेके अवेयर रहें, नेगेटिविटी को लेके अवेयर रहे। कई बार होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है। कोई बच्चा बहुत मेहनत करता है, वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, बीमार ज़्यादा रहता है। कई बार लोगों की शादियां नहीं होती, बच्चे नहीं होते। तो आप एक समय तक उस चीज़ का वेट कीजिए, बट अगर आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो मुझसे या किसी प्रोफेशनल से उस चीज़ को आप डिस्कस कीजिए। देखिए, आज की एस्ट्रोलॉजी और आज की स्पिरिचुअलिटी वो तोता मैना वाली स्पिरिचुअलिटी नहीं है कि कार्ड निकाल दो। अब की स्पिरिचुअलिटी ऐसी स्पिरिचुअलिटी है जिसमें हम आपको अवेयर करना चाहते हैं, आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, ताकि जो चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी है, चाहे अच्छी तो अच्छी, बुरी तो बुरी, एटलीस्ट आपको पता हो कि ये होने की प्रोबेबिलिटी है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकें। तो कभी भी आप हमेशा किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस में रहिए और जन कल्याण करिए, लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि आपके कर्म ही आपका भविष्य निर्धारित करेंगे, ना कि मैं, ना कि वो, कोई भी। आपके कर्म ही निर्धारित करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। समझ गया ना सब? ठीक है। सो अगेन थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा और आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर पॉडकास्ट पसंद आया तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर देना। और हाँ, कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट किस गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट पर लाया जाए। तो अब हम मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद। 3, 2, 1, take. So ma'am, this is our last segment. जैसे कि मैंने बताया कि तो वो जाएगा लगभग। रखते पड़े तो और